सोनू और टूनी की। सोनू रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहता था। उसके साथ उसकी माँ और एक बहन भी रहती थी। सोनू की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम टूनी था। टूनी एक अमीर परिवार की लड़की थी जिसके पास हर ऐशो आराम की चीज थी, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे इसलिए दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं और टूनी अपने ससुराल भी आ जाती है। लेकिन अपने छोटे से घर में अब उसका जी नहीं लग रहा था और उसका दम घुटता था। तो एक दिन वो सोनू से कहती है, सोनू, मैं इस छोटे से घर में नहीं रह सकती, हम दिल्ली चलते हैं ना, मेरे पापा के पास, उनका वहाँ एक फ्लैट है, हम वहीं रह लेंगे। लेकिन टूनी, अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? उनकी ये बात चुनमुन सुन लेती है और कहती है, अरे बेटे, बहू जहाँ जाना चाहती है तो उसे ले जाना। लेकिन माँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा, मेरे अलावा आप दोनों का है ही कौन? सोनू की इस बात पर सभी रजामंद हो जाते हैं और सोनू दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टूनी को अपने पैसे और अमीरी पर और घमंड होने लगता है। टूनी घर का कोई भी काम नहीं करती थी और सारा काम अपनी सास चुनमुन और नंद चंपा से ही करवाती थी। एक दिन टूनी अपनी सास चुनमुन से कहती है, सुन बुढ़िया, मैं बाहर जा रही हूँ और आने में मुझे देर हो जाएगी। लेकिन इतनी शाम को तुम कहाँ जा रही हो बहू? मैं कहीं भी जाऊँ तो होती कौन है पूछने वाली, अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा इंक्वायरी मत किया कर, समझी? चुनमुन कुछ नहीं कहती और टूनी वहाँ से चली जाती है। रात के करीब 3 बजे वो घर आती है, वो भी नशे में धुत। अब चुनमुन उसको संभालते हुए उसके कमरे में ले जाती है, लेकिन टूनी उससे कहती है, हट बुढ़िया, मुझे हाथ मत लगा। बहू, तू अभी होश में नहीं है, चल सो जा। हट तू यहाँ से और बाहर निकल, मेरे कमरे से निकल। टूनी अपनी सास को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और अगले दिन टूनी खुद से ही कहती है, इस बुढ़िया और इसकी बेटी का कुछ करना होगा, मैं अब चैन की जिंदगी से जीना चाहती हूँ। टूनी अपनी नंद चंपा की एक लड़के से शादी करवा देती है और कहती है, एक मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया, अब बची वो बुढ़िया, उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगी। तभी टूनी के पास उसकी एक सहेली का फोन आता है जो उससे कहती है, हेलो यार टूनी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ टुनटुन, तू बता तुझे आज मेरी याद कैसे आई? अरे यार, मुझे ना अर्जेंटली एक हार्ट की जरूरत थी, मेरे पति का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, तू अगर कहीं से दिलवा दे तो अच्छा होगा। अरे बस इतनी सी बात, मेरी सास है ना, उस बुढ़िया के पैर कब्र में लटके हुए हैं, अगर उसके ऑर्गन्स कहीं काम आ जाएंगे तो इससे अच्छी बात कहाँ हो सकती है? तो चिंता मत कर, मेरी सास का हार्ट तेरे पति को लग जाएगा। अगले दिन टूनी अपनी सास को कहीं लेकर जाने लगती है और वो साथ में 2 लड़के भी बुला लेती है। माँ जी चलिए, हम आपका चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन बहू, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो किसी चेकअप की जरूरत नहीं है। अरे चल बुढ़िया। वो लड़के चुनमुन को घसीटने लगते हैं। तभी सोनू भी वहाँ आ जाता है, वो भी 2 पुलिस वालों के साथ, और वो पुलिस वाले टूनी को पकड़ लेते हैं और सोनू कहता है, टूनी, मुझे भरोसा नहीं होता कि मैंने तुमसे ही प्यार किया था। तुम मेरी माँ का दिल निकाल कर किसी और को देना चाहती हो। मैंने कल तुम्हारी बात सुन ली थी, मैं तुमसे ये रिश्ता अभी तोड़ता हूँ और मैं अपनी माँ को लेकर फिर से गाँव जा रहा हूँ। आज से ना तुम मेरी पत्नी हो और न मैं तुम्हारा पति। सोनू अपनी पत्नी के साथ रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के साथ गांव में जाकर फिर से खुशी खुशी रहता है। चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो, तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे, हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे
मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूं, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है। एक बड़ी सी जंगल थी
उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप न इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है। आप बहुत होशियार हो। मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई। लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो। देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल।